गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में राष्ट्रीय जन कांग्रेस की शक्तियां पढ़ रहे थे और इसमें हमने लास्ट में कार्यपालिका संबंधी शक्ति हम कार्य पढ़ा था। किस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो है चीन के प्रशासनिक मामलों में उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है और उसे महत्वपूर्ण कार्यपालिका संबंधी शक्तियां प्राप्त है। जिस प्रकार से वो नियुक्ति करती है सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों की, उसी प्रकार से पद नियुक्ति के साथ साथ उसकी हमने कार्यपालिका संबंधी शक्तियां पढ़ी लास्ट क्लास में कि उसे किस प्रकार कार्यपालिका संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। अब हम अगली शक्ति देखते हैं। अगली शक्ति है प्रशासन संबंधी शक्ति एवं कार्य। तो देखिए कांग्रेस की अगली शक्ति है प्रशासन संबंधी शक्ति एवं कार्य। तो देखिए कांग्रेस को प्रशासन संबंधी निम्न शक्तियां प्राप्त है। निम्न शक्तियां प्राप्त है। पहली है प्रशासन द्वारा विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों की स्थापना तथा उनमें लागू की जाने वाली शासन व्यवस्था के बारे में जो प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं उन पर कांग्रेस का अनुसमर्थन लिया जाना आवश्यक होता है। अगला है प्रशासन द्वारा प्रांतों
स्वायत्तशासी नगरों, स्वायत्तशासी प्रदेशों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन का जो प्रस्ताव लिया जाता है उस पर कांग्रेस की सहमति लेना आवश्यक होता है। अगला है यदि कांग्रेस किसी प्रशासनिक मामले में जांच कराने की इच्छुक होती है तो वह जांच आयोग की स्थापना कर सकती है और वह जांच आयोग अपने कार्यों के प्रति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होता है। अर्थात कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो ऐसा आयोग कांग्रेस की
स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो देखिए, इस प्रकार से हम राष्ट्रीय जन कांग्रेस की प्रशासन संबंधी शक्ति एवं कार्य में देखते हैं कि पहली है कि प्रशासन द्वारा विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों की स्थापना तथा उनमें लागू की जाने वाली शासन व्यवस्था के बारे में जो प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं उन पर कांग्रेस का अनुसमर्थन लिया जाना अति आवश्यक होता है। तो इस प्रकार कांग्रेस जो है उन प्रशासनिक क्षेत्रों की स्थापना के बारे में जो भी निर्णय लेती है वो निर्णय अंतिम होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इसका अनुसमर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। अगला है प्रशासन द्वारा प्रांतों, स्वायत्त शासित प्रदेशों, केंद्र शासित क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन का प्रस्ताव जो लिया जाता है उस पर भी कांग्रेस की सहमति जो होती है अति आवश्यक होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रांतों की सीमाओं के बारे में जो फैसला लिया जाता है उसमें भी कांग्रेस की सहमति आवश्यक होती है। अगला है, यदि कांग्रेस किसी प्रशासनिक मामले में यदि उसे लगता है कि जांच कराई जानी चाहिए तो वो जांच आयोग की स्थापना कर सकती है और वो जांच आयोग अपने कार्यों के प्रति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होता है, अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होता है। और यदि कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो ऐसा आयोग कांग्रेस की जो स्थायी समिति है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कांग्रेस को प्रशासनिक संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियां एवं कार्य चीनी संविधान ने उसे प्रदान की है। अब हम अगली शक्ति देखते हैं कि अगली शक्ति कांग्रेस की क्या है। देखिए, अगली शक्ति है वित्त एवं विकास संबंधी कार्य। तो देखिए, कांग्रेस के वित्त संबंधी प्रमुख कार्य निम्न है। पहला है, कांग्रेस चीन के राष्ट्रीय बजट तथा वित्त पर नियंत्रण रखती है।
नियंत्रण रखती है। वह वित्तीय प्रतिवेदन पर विचार करती है और उसे स्वीकार करती है। अगला है कांग्रेस राष्ट्रीय आर्थिक एवं आर्थिक एवं विकास की योजनाओं पर विचार करती है। योजनाओं पर विचार करती है तथा उन्हें स्वीकृति प्रदान करती है। और उनके क्रियान्वयन की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। तो देखिए इस प्रकार से कांग्रेस जो है कार्यपालिका व्यवस्थापिका संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों के साथ ही इसे वित्त संबंधी महत्वपूर्ण कार्य भी सौंपे गए हैं और चीन के केंद्रीय वित्त पर बजट पर यह अपना पूर्ण नियंत्रण रखती है। वह वित्तीय प्रतिवेदन पर विचार करती है और उसे स्वीकार करने का प्रमुख कार्य करती है। इसी प्रकार चीन की राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाओं पर यह विचार करती है तथा उन्हें स्वीकृति प्रदान करती है और उनके क्रियान्वयन की रिपोर्ट की समीक्षा करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस को वित्त संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं। अगला हम देखते हैं कि युद्ध एवं शांति संबंधी शक्ति एवं कार्य। युद्ध एवं शांति संबंधी शक्ति एवं कार्य। तो देखिए कांग्रेस चीन की विदेश नीति का
निर्धारण एवं नियंत्रण करती है। नियंत्रण करती है। यह अन्य देशों के साथ युद्ध एवं युद्ध एवं शांति के बारे में निर्णय लेती है। और इसके निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति उसकी घोषणा करता है। उसकी घोषणा करता है। जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो रहा होता है तो उसकी स्थायी समिति उक्त कार्यों को करती है। उक्त कार्यों को करती है। अगला है स्थायी समिति संबंधी शक्ति एवं कार्य। तो देखिए स्थायी समिति संबंधी शक्ति एवं कार्य। तो देखिए स्थायी संबंधी शक्ति एवं कार्य में पहला है कि वह कांग्रेस राष्ट्रपति की पहली है कांग्रेस राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर स्थायी समिति के सदस्यों का चयन अथवा नियुक्ति करती है। नियुक्ति करती है। अगला है स्थायी समिति कांग्रेस की
कांग्रेस की एक प्रमुख समिति है और यह कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है। ये कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार से कांग्रेस की विशिष्ट शक्ति एवं कार्य हम देखते हैं कि किस प्रकार से है। तो देखिए, कांग्रेस की विशिष्ट शक्ति एवं कार्य। तो देखिए, संविधान ने कांग्रेस को राज्य सत्ता का सर्वोच्च अंग घोषित किया है। सर्वोच्च अंग घोषित किया है और कांग्रेस उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और कांग्रेस को उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है, करने का अधिकार है, जिन्हें वह चीन की समाजवादी व्यवस्था, जिन्हें वह चीन की समाजवादी व्यवस्था एवं राष्ट्र हित के लिए आवश्यक समझती है। तो देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन में जो है युद्ध एवं शांति संबंधी शक्ति एवं कार्य में हम देखते हैं कि चीन की विदेश नीति का निर्धारण कांग्रेस करती है कि किस देश के साथ में युद्ध करना है या शांति की घोषणा करनी है, तो वो कांग्रेस इसका निर्णय करती है। फिर स्थायी संबंधी शक्ति एवं कार्य, कांग्रेस राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर स्थायी समिति के सदस्यों को चुनती है, नियुक्त करती है और स्थायी समिति कांग्रेस की प्रमुख समिति है और ये कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है। अगली शक्ति है कांग्रेस की विशिष्ट शक्ति एवं कार्य। संविधान ने कांग्रेस को राज्य सत्ता का सर्वोच्च अंग घोषित किया है और कांग्रेस उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार रखती है जिन्हें वह चीन की समाजवादी व्यवस्था एवं राष्ट्र हित के लिए आवश्यक समझती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की शक्तियों कार्यों का मूल्यांकन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, वित्त संबंधी प्रशासनिक मामलों में, युद्ध एवं शांति की घोषणा के मामले में और स्थायी समिति के बारे में उसे महत्वपूर्ण शक्तियां और अधिकार प्राप्त है और
चीन के जो है प्रशासन में, चीन की प्रशासनिक व्यवस्था में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका है। और हम इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता कि वर्तमान में चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की जो शक्तियां और अधिकार इसे व्यापक रूप से प्राप्त हैं, तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है केंद्रीय व्यवस्थापिका के रूप में वहां पर स्थापित है।